अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ सेमेस्टर 4 इयर्स लॉ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर का है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस ग्रुप का लिंक वीडियो के साथ नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है? पहली बात तो ये है कि इस ग्रुप में ये सिखाया जाता है कि आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, अगर एमसीक्यूज़ आ गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं वीडियो के अंदर जो हेडिंग्स मौजूद होती हैं, मैंने उन हेडिंग्स को यहाँ पे देखें ग्रुप में शेयर किया होता है। तो ज़ाहिर ये बात है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनको ज़रूरत होती है हेडिंग्स की, तो मेरे ग्रुप को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो उनको हेडिंग मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि मैंने कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज रखी है कि जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी करी, ज़ाहिर बात है मेरे ग्रुप से ही करी थी, मैंने अपने ग्रुप में सारी बातें पीडीएफ्स भी शेयर किए, साथ में मैंने कुछ वीडियोज़ लिंक्स भी शेयर कर दिए थे। यहाँ टॉप पे मैंने वीडियो लिंक्स भी भेज रखे हैं इनको, ताकि ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी समझ लें कि मैंने ये पीडीएफ क्यों भेजे हैं, और पीडीएफ ग्रुप में इसलिए शेयर कर दिया ताकि उनको आसानी से डाटा मिल जाए। साथ में मैंने लिंक्स भी यूट्यूब वीडियो के भेज रखे हैं, ऑडियोज़ पे भी समझा दिया है कि इन लोगों को, इन स्टूडेंट को कैसे अपने डाटे को रिवाइज़ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टूडेंट ने मिड टर्म की तैयारी मेरे साथ करी है उनके पूरे नंबर आए हैं अपने मिड टर्म के पेपर में। एक स्टूडेंट के सिर्फ 1 नंबर कम थे पेपर में। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का एक अच्छा रिजल्ट निकला है मिड टर्म का। इंशाल्लाह फाइनल की भी तैयारी मैंने इस पर स्टार्टअप करा दी है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक को ज्वाइन कर ले। इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आप लोगों को भी तैयारी करा दी जाएगी। अब आप टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको क्या आएगा? पाकिस्तान स्टडी के जो सेमेस्टर एलएलबी का कोर्स है उसकी यूनिट 5 में 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1962 में बनाया गया। ये जो आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 में बनाया गया। ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अभी भी चल रहा है, और अभी जो पाकिस्तान जो 2025 के अगर साल की बात करूँ तो अभी भी हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये करंट कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का। अब बात यहाँ पे ये हो रही है ना कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाए गए तो ये फेल क्यों कर गए, ये क्यों नहीं चल पाए, क्या रीज़न बनी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद चल नहीं पाया और नया बनाना पड़ गया, और ये जो नया बनाया गया ये क्यों नहीं चल पाया तो उसकी जगह एक और नया बनाना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें हमने जाननी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम सारे बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 को कवर किया जाएगा, और बाकी की 2 वीडियोज़ का लिंक या टॉप पे लगा दूँगी, उसमें आप ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देख लेना। यानी कि एक एक वीडियो में मैंने अलग से इनको एक्सप्लेन आउट करा है, क्योंकि डिटेल में है ना, इसलिए मैंने तीनों को अलग कर दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्टिंग लेते हैं। ये बना था 1956 में। इंट्रोडक्शन में हमने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1956 में बना। ये पाकिस्तान का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट वॉज क्रिएटेड इन 9 years आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, यानी कि पाकिस्तान जब बना है उसके तकरीबन 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। बिफोर दिस पाकिस्तान वॉज गवर्नड बाय लॉज लेफ्ट बाय द ब्रिटिश एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। आपने यहाँ पे बताना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ना पाकिस्तान किन लॉज के थ्रू चल रहा था। पाकिस्तान उन लॉज के थ्रू चल रहा था जो अंग्रेज़ों ने इंडिया में छोड़ के गए थे ना, उसी लॉ को पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा था। अगर मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहूँ ना तो यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोग लिख सकते हैं जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को यूज़ कर रहा था एज अ टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कि उनका परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। अब आप लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने वीडियो मेरी पुरानी नहीं देखी उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नहीं पता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का यहाँ टॉप पे लिंक लगा देते हो, जाके लाजमी वो वीडियो देख लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। उस वक्त इंडिया भी आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करा हुआ था, तो उसी वक्त में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। ठीक है, यानी कि इंडिया को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। उसी कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान ने यूज़ किया अपने आप को चलाने के लिए। यानी कि पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं उसमें जो केसेस लगते थे वो सारे केसेस इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मदद से सॉल्व किए जाते थे। और भी बहुत कुछ है जो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की मदद से हेल्प लेके चलती थी गवर्नमेंट की चीज़ें। ठीक है, तो यह कहना ये चाह रही हूँ ना
कि इस तरह से पाकिस्तान ने हेल्प ली थी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। तो ये बातें अगर आप इसमें लिख दोगे इंट्रोडक्शन में भी और हेडिंग बना के भी बता दोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को आप अपना इल्म, अपना नॉलेज बताओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जिक्र करके, तो आपका नॉलेज इस तरह से जब ऐड होगा आंसर्स में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर आपने बताना है पाकिस्तान बनने से पहले, बिफोर दिस आपने बताना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले पाकिस्तान ऑफ कोर्स ब्रिटिश के लाए हुए गवर्नमेंट को यूज़ कर रहा था। यानी कि जिस तरह से ब्रिटिश ने अपना गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करा, कि जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही थी इंडिया में, वैसे ही पाकिस्तान ने भी कंटिन्यू किया। ये आई थिंक मैं पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा बोल दिया। द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन गेव पाकिस्तान अ लीगल फ्रेमवर्क डिफाइनिंग हाउ द कंट्री वुड रन एंड प्रोटेक्टिंग द सिटीजन्स राइट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, इसके अंदर सारे वो लॉज मौजूद हैं जिसकी मदद से एक मुल्क को चलाया जा सकता है, ठीक है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। मीनिंग अब आपने देना है इसी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट टेल्स अ कंट्री हाउ टू वर्क। अच्छा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ऐसी लॉ की किताब और ऐसे रूल्स की किताब जिसकी मदद से हमें ये पता चलता है एक कंट्री को कैसे चलाया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पे बतानी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 की हेडिंग देके आपने बताना है कि ये हमारे पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे लॉज और प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं कि कैसे पाकिस्तान को गवर्न किया जाए। गवर्न मीन्स कि कैसे उसको गवर्नमेंट सिस्टम चलेगा, ठीक हो गया। डेफिनेशन की बात की जाए तो ऑफ कोर्स जो आपने ऊपर पढ़ा होता है वो दोबारा से अपने अल्फाज में लिखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, ये पहला लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, जिसने हमें ये सिखाया कि पाकिस्तान में सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, इस्लामिक रिपब्लिक, इंसानों को फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें बताई गई हैं। अब मैं थोड़ा सा समझा भी देती हूँ, क्या पता आपको ये सब का मतलब ना पता हो। सॉवरेन का मतलब है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि मेन पावर्स अल्लाह के हाथ में है और गवर्नमेंट के इदारों में जो हेड्स बैठे हुए हैं, जो लीडर्स बैठे हुए हैं, वो अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएंगे, गवर्नमेंट को चलाएंगे। ये हो गया सॉवरेन के बारे में, सही है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा मुल्क जिसमें आम सिटीजन लोगों को, यानी कि लीडर्स को वोट देख के चुनते हैं और जिस लीडर को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही बंदा गवर्नमेंट के इदारे में बैठता है। ये होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। फिर आता है इस्लामिक रिपब्लिक। इसका मतलब ये है कि इस्लाम के मुताबिक, यानी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लाम को चलना चाहिए। ये होता है इस्लामिक रिपब्लिक। तो ये चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे, उसके साथ इंसानों के राइट्स। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसमें फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है पाकिस्तान में एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए। फेडरल का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर एक मेन गवर्नमेंट हो और साथ में जो छोटे इलाके हैं पाकिस्तान के, जो प्रोविंसेस हैं छोटे छोटे, उनमें भी एक छोटी सी गवर्नमेंट हो, यानी कि प्रोविंस की अलग से गवर्नमेंट हो और मेन गवर्नमेंट अलग से हो जो उन सबको कंट्रोल कर सके। इस सिस्टम को हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी इसमें मौजूद होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि उसमें जो लॉ मेकिंग डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, लॉ बनाने वाले इदारे को हम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट या लेजिस्लेचर कहते हैं। तो हमारे यहाँ की पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट का जो इदारा है ना, वही बेसिकली लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है। तो हमारे पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम के साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, यानी कि पार्लियामेंट भी बड़ी स्ट्रांग है। यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो भी बड़ा स्ट्रांग है। तो ये चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई कि इस तरह का हमारा गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा देना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो बना ही नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 से, और तब से लेके अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और सिर्फ हमारा मुल्क उन्हीं लॉज के मुताबिक चल रहा था जो लॉज अंग्रेज़ छोड़ के गए थे हमारे पास, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो, आपको पता ही नहीं है, बट जब आप बढ़ते जाओगे, आगे निकलते जाओगे, तो बहुत से लॉज जो पाकिस्तान में अभी चल रहे हैं वो सारे लॉज इन तारीख पे बने हैं। यानी कि अगर आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखोगे, उसके साथ ये तारीख लिखी जाएगी। कोई भी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें इस तरह की डेट्स लगी हुई हैं। अब ये सारी डेट्स पाकिस्तान बनने से पहले की हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लॉज फ़िलहाल पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो सारे के सारे लॉज कहाँ से हमें मिले? अंग्रेज़ों से मिले। ये वो लॉज थे जो अंग्रेज़ों ने इंडिया की तरफ लेके आए। फिर जब हम अलग हुए इंडिया से, तो हमारे पास भी वही लॉज आ गए। समझ आ रही है? तो इस तरह से हमने क्या करा कि इंडिया से जो अंग्रेज़ों ने लॉ छोड़ा था,
हम भी उन्हीं लॉज को यूज़ करके पाकिस्तान को चला रहे थे, जब तक कि हमारा पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया। देयर वॉज अ नीड फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टू रन द कंट्री लीगली, और हर बंदे को पता था कि पाकिस्तान कब तक इंडिया यानी कि अंग्रेज़ों का दिया हुआ लॉ कब तक यूज़ करेगा। इसलिए लोगों को एहसास होता था कि पाकिस्तान के लिए भी अपना एक लॉ होना चाहिए, यानी कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सही है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पिछली वीडियो में भी जिक्र करा था, पिछली वीडियो का लिंक लगा देती हूँ, जिसमें मैंने क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वो वीडियो है। इसमें मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है, इसकी क्या अहमियत है, क्यों इसको क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डाला गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली ना एक मेथड है, एक ऐसा ज़रिया है जो सिखा रहा है लॉ बनाने वाले इदारों को कि आपने फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाना है। समझ लें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक गाइडिंग बुक है जो सिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाया जाए। इसीलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने ही एक फाउंडेशन यानी कि मीनार खड़ी करी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए। सही है। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इजाद किसने करी? लियाकत अली खान ने करी, क्योंकि लियाकत अली खान खुद एक प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर। देखो मैं कई चीज़ें इस पर लिखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे जहन से भी मिस आउट हो जाती हैं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ आपको बता रही हूँ ना कि लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अभी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले इमरान खान थे, राइट। वैसे ही सबसे पहले कौन से थे? लियाकत अली खान थे। तो इन्होंने ही ऑर्डर करा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाने का, ठीक है। तो इस तरह से ये बातें भी अगर आप लिखते हो ना अपने आंसर में तो मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों की काबिलियत देखते हैं कि आप लोगों के पास कितनी नॉलेज है इन टॉपिक्स की, ठीक है। फिर हमने बताना है इट स्टेटेड पाकिस्तान वुड बी इस्लामिक स्टेट विद डेमोक्रेसी एंड माइनॉरिटी राइट्स। इसमें इन्होंने ये बताया, आपने लिखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा जो बातें हैं वो इस्लाम के मुताबिक करी, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्लाम को प्रमोट करा और इंसानों के राइट्स के ऊपर ज़्यादा बात करी। इसने हमें ये सिखाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कि जो कुछ भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे वो इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है वो इस्लाम की वजह से ही बना, मुसलमानों की वजह से बना, ठीक है। फिर हमने बताना कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी लाजमी होनी चाहिए। देखिए कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की वीडियोस भी यहाँ टॉप पे मैं लगा दूंगी, जब मैं पॉलिटिकल साइंस की डालूंगी तो उनके लिंक्स भी यहाँ पे लग जाएंगे। आप दोनों वीडियोस देख लीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस के डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए ये है क्या। फिर माइनॉरिटी राइट्स आ जाते हैं। माइनॉरिटीज़ होते हैं ऐसे इंसान जिनकी तादाद कम हो, जैसे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद में मुसलमान हैं, हिंदूज़ भी होंगे लेकिन उनकी क्वांटिटी हमसे बड़ी कम होगी। क्रिश्चियंस भी होंगे पाकिस्तान में लेकिन क्वांटिटी में हमसे कम होंगे, तो इसलिए ऐसे लोगों को हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं जो तादाद में कम हों, ठीक है। तो इनके भी राइट्स हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कहा कि आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, चाहे नया हो या जैसा भी हो, उनमें ये चीज़ें लाजमी शामिल करें। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने सिखाई थी। फिर आता है पॉलिटिकल सिचुएशन। आपने बताना है कि जो ईस्ट साइड थी पाकिस्तान की और जो वेस्ट साइड थी पाकिस्तान में, उनमें बड़ी लड़ाइयाँ लगी हुई थी, यानी कि पाकिस्तान की जो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड में लड़ाइयाँ लगती थी, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जल्दी नहीं बन पाया, क्योंकि लोग आपस में ही लड़ी जा रहे थे बार बार। फिर आता है लीडर्स वांटेड टू बैलेंस पावर्स बिटवीन दी प्रोविंसेस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि प्रोविंस की जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उनकी पावर्स में गड़बड़ ना आए। अब देखें प्रोविंस की गवर्नमेंट कौन सी होती है, जैसे कि पूरा पाकिस्तान है, समझ लें ये बॉक्स एक पाकिस्तान है, ठीक है। इसके सेंटर में सबसे मेन गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं या फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो मेन है। फिर ये जो साथ छोटी छोटी गवर्नमेंट है ये प्रोविंस के इलाकों में बनाएगी, इनके पास भी अच्छी खासी पावर होती है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है ना यहाँ पे कि प्रोविंसेस खुद को चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जो मेन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी प्रोविंसेस के साथ लड़ाई ना लगे और प्रोविंसेस की गवर्नमेंट की लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मेन गवर्नमेंट के साथ ना लगे। तो ये बैलेंस भी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल रहा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ ध्यान लोगों का नहीं गया। आपस में इतने लड़ते रहे ना लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए इतने सालों बाद, तकरीबन 9 साल के बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कि 1956 का था। अब आपने क्या करना है, ये मेन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको ये बताना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो डाली गई, ठीक है। तो वो सारी क्वालिटीज़ आपने लिस्ट बनाकर लिखना है। यहाँ पे तकरीबन मैंने, आप देख रहे हैं 6 क्वालिटीज़ डाली हैं, आप चाहो तो और भी दे सकते हो पर 6 भी इनफ होगा, ठीक है। 6 भी हेडिंग्स इसकी इनफ हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टेट के बारे में बताना है कि पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एन इस्लामिक स्टेट,
यानी कि सबसे पहले आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, इसमें इस्लाम के मुताबिक सब कुछ होगा। आप अक्सर देखते हो कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो मस्जिद से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें बता रही होती है, ठीक है, मस्जिदें बना रही होती है। अब रमज़ान की बात की जाए तो हमारे लिए सहरी में एक अलार्म बजता है ताकि हम उठ जाएं। ये गवर्नमेंट खुद भी बाजूकात करती है कि इंसानों का ख्याल रखा जाए, इस्लाम के दीन को बाकायदा उस पर अमल किया जाए। क्यों हम लोग इस तरह कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कंट्री है ही इस्लाम के मुताबिक बनाया गया, ठीक है। ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल हैं और भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सिखा रहा है कि हमारा जो मुल्क है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, यानी कि इस्लाम के मुताबिक है। इस्लाम वॉज अ स्टेट रिलीजन, यानी कि इस्लाम को इस पाकिस्तान स्टेट का मेन रिलीजन बनाया गया, ठीक है। इंडिया का मेन रिलीजन कौन सा है? हिंदुइज्म, ठीक है। इंडिया का मेन रिलीजन हिंदुइज्म है, वैसे ही पाकिस्तान का मेन रिलीजन है इस्लाम, ठीक है। और जितने भी लॉज बनाए जाएंगे पाकिस्तान में वो सारे के सारे लॉज इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए, यानी कि जैसे कि कुरान में बताया गया है अल्लाह ताला ने, जैसे हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वैसे ही लॉज बनाए जाएंगे पाकिस्तान के लिए भी। तो ये बातें हैं, आप लिख सकते हैं, मैंने 2 लाइनें में लिखे, आप चाहें तो और भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जैसे मैं आपको गाइड करती जा रही हूँ। फिर आता है फेडरल सिस्टम। आपने बताना है कि पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट भी है, यानी कि मेन सेंट्रल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए जो सबसे बड़ी है, और प्रोविंसेस को भी अलग से गवर्नमेंट की पावर्स दी जाएंगी। यानी कि जो 7 गोल दायरे छोटे बने हैं समझ लिए प्रोविंसेस हैं, और दरमियान जो है ये दरमियान में जो बड़ी वाली सर्कल है समझ लिए मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है, या जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपने बताना है कि प्रोविंसेस को भी फुल ऑटोनॉमी मिली है। ऑटोनॉमी का मतलब है ज़्यादा ताकतें मिली है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो मेन रहेगी। यहाँ पे क्या ये रहे कि छोटी प्रोविंसेस को भी पावर्स भी ठीक ठाक दी गई हैं, लेकिन जो मेन गवर्नमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का बताना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हमारे गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी होगा। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है ना उसके अंदर एग्जीक्यूटिव का पूरा टॉपिक है जो सेमेस्टर के अंदर ही आएगा। यहाँ टॉपिक में उसका लिंक लगा दूँगी वीडियो का, वहाँ से लाजमी देखिएगा। बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना, इसका काम होता है बने हुए लॉज को लोगों पे अमल करवाना, और जो आर्मी है और नेवी है उन पे इनका कंट्रोल रहता है। तो ये वो इनका ये काम रहता है, सही है ना, एग्जीक्यूटिव का। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव का मेन हेड है, चीफ है समझ लें, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है, यानी कि ये भी थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव काम प्रेसिडेंट भी करता है, सही हो गया। अब यहाँ पे ना ये बात बताई जा रही है ना कि इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम भी पाकिस्तान में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है फंडामेंटल राइट्स। फिर इसमें बताना है आपने कि इंसानों के, हम जैसे आम सिटीजन्स के पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट्स हैं, यानी कि हम जो दिल चाहे कह सकते हैं सिवाय किसी को जलील करने के। उसके अलावा रिलीजन, हमारे पास आज़ादी है कि हम अपने पसंदीदा रिलीजन पे चल सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, हिंदूज़ भी मौजूद हैं, सिख भी मौजूद हैं, और भी मज़हब के लोग हैं। तो उनके पास आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी के रिलीजन को यूज़ कर सकते हैं, उन पर लागू नहीं किया जाएगा इस्लाम, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रिश्चियंस हैं, पैदा ही क्रिश्चियंस हुए, तो वो फिर उस तरह से रह सकते हैं। फिर आगे आता है इक्वालिटी, हर इंसान को बराबर ट्रीट किया जाएगा। कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिलेगी, हर बंदे को बराबर ट्रीट किया जाएगा और इंसाफ दिया जाएगा, जस्टिस दी जाएगी। माइनॉरिटीज़ वर प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि ऐसे लोग जो दूसरे रिलीजन के हैं, जैसे कि हिंदूज़, क्रिश्चियंस और बाकी, इन लोगों को हम कहते हैं माइनॉरिटीज़, क्योंकि ये तादाद में कम है। तो ऐसे लोगों को हम लाजमी प्रोटेक्शन देंगे, और लॉ के अंदर भी ऐसे, यानी कि लॉज भी ऐसे बनाएंगे जो इन माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है ऑफिशियल लैंग्वेज की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी देखिए मैं आप लोगों से उर्दू में बात कर रही हूँ। क्यों बात कर रही हूँ उर्दू में? क्योंकि उर्दू के ज़रिए आप सबको मेरी वीडियोस बहुत आराम से समझ लग जाती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, चाहे आप लोग सिंध से मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे आप KPK से देख रहे हो, चाहे आप पंजाब के इलाके से देख रहे हो, हम सारों की क्या कौन सी लैंग्वेज है? उर्दू है, जिसकी वजह से आप लोग मेरी बात आसानी से समझ सकते हो, और मैं भी आप लोगों की बातें आराम से समझ सकती हूँ, क्योंकि ये हमारी मेन लैंग्वेज है। इसीलिए इस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को समझ लगती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है जुडिशरी की। जुडिशरी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोर्ट्स आती हैं, जजेस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, ठीक है।
इसके अंदर लॉज होंगे जिन लॉज को यूज़ करके जजेस डिसीजन देंगे, और आम सिटीजन्स के राइट्स भी यही कोर्ट्स प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि कोई भी बंदा किसी सिटीजन को तकलीफ देगा तो जुडिशरी उस बंदे को, उस सिटीजन को हेल्प देगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आती है इंपॉर्टेंस ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जो ऊपर वाली बातें हैं, ये जितना कुछ भी हमने पढ़ा है ये था सेलिएंट फीचर्स, यानी कि क्वालिटीज़ क्या हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो क्वालिटीज़ मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी, याद रखें यही कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्वालिटीज़ है, फीचर्स हैं, वही बाकियों के अंदर भी आएंगी, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, यानी कि सेलिएंट फीचर्स सारों के सारों तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में सेम ही होंगी। एक दो बातें फ़र्क होंगी वो हम देख लेंगे, बाकी मोस्टली चीज़ें सेम होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। फिर इंपॉर्टेंस की हमने बात करनी है कि क्यों ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक कंप्लीट लीगल सिस्टम ईजाद कर दिया। यानी कि इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में सारे ऐसे लॉज मौजूद हैं जो गवर्नमेंट को चला सकें, ठीक है। यानी कि सारे लीगल सिस्टम इसमें मौजूद है। नेक्स्ट हेडिंग हमने देनी है इस्लामिक प्रिंसिपल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने एक चीज़ क्लियर कर दी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के मुताबिक बनाया गया है, यानी कि हमारा मुल्क ही इस्लाम के मुताबिक बना गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसा ही होना चाहिए और सारे इस्लामिक लॉज ही अप्लाई होना चाहिए पाकिस्तान में, और जो भी नए लॉज बनाए जाएँ वो भी इस्लाम के मुताबिक ही होने चाहिए, कोई गलत लॉज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है फंडामेंटल राइट्स की। आपने इसमें बताना है कि जो सिटीजन्स के राइट्स है वो गारंटीड है। गारंटीड मीन्स कि सिटीजन्स के राइट्स को कोई भी बंदा वायलेट नहीं करेगा, कोई भी बंदा सिटीजन्स के राइट्स को ख़राब नहीं करेगा। यानी कि हम अगर आज़ादी से कहीं जाना चाहते हैं ना घर से, तो कोई हमें रोकेगा नहीं। अगर मैं घर से दुकान तक जा रही हूँ, पुलिस उठा के मुझे घर में नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरे पास ये राइट है, मेरे पास ये हक है, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, सही है। सिवाय प्रोहिबिटेड एरियाज़ के। प्रोहिबिटेड मीन्स जिनको खुद गवर्नमेंट ने बंद करा के रखा है कि इधर नहीं जा सकते, उसके अलावा कहीं पर भी मैं जा सकती हूँ। पार्क जा सकती हूँ, घूमने जा सकती हूँ, पहाड़ों में जा सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा राइट हो गया। वैसे ही जितने भी राइट्स हैं इन सब को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया। इवन उन लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जो कि मुसलमान नहीं है, यानी कि हमारे मुल्क में जो हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस और बाकी के लोग हैं वो भी रह रहे हैं ना, तो वो लोग तादाद में कम है, इसलिए इन लोगों के राइट्स भी पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट कर दिया। फिर आता है फेडरल बैलेंस, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सिस्टम भी ईजाद किया कि मेन जो गवर्नमेंट है और जो प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है उसका बैलेंस मेंटेन है, आपस में लड़े ना, कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आती है प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपने ना वजह बतानी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं वर्क कर पाया और इसकी जगह दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आज़ाद हो गया, जो हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो इससे अगला कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो वजह क्या बनी थी? सबसे पहला पॉइंट हमने देना है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, कि फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द गवर्नमेंट मेड इट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द लॉज। और हुआ क्या ना कि जब 1956 का दौर आया तो उसी दौरान ही गवर्नमेंट के जो लोग थे वो बार बार कोई रिज़ाइन कर रहा था, कोई छोड़ के जा रहा था, तो इस तरह के ड्रामे लगे हुए थे, जिसकी वजह से लॉज को उन पर लागू करवाना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लगाए हुए थे लॉज, तो वो लॉज लोग नहीं मतलब वो लॉज जो है ना गवर्नमेंट के लोगों पे लगाए ही नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो बार बार कोई छोड़ के जा रहा है, कोई क्या हरकत करे, कोई क्या हरकत करे। तो एक ये चीज़ जो थी वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक बन गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान टेंशन। ईस्ट पाकिस्तान फेल्ट लेस रिप्रेजेंटेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। और जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये ईस्ट पाकिस्तान वाले कौन से लोग थे? बांग्लादेश वाले लोग थे। हमारा बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था बाद में, यानी कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, बाद में फिर ये अलग हो गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस तरह से इंडिया और मुसलमानों और हिंदूज़ की लड़ाई लगी रहती थी इंडिया में, वैसे ही कोई सीन इधर भी बन गया। हम तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, काफ़ी पुरानी बात है। तो उस तरह से बांग्लादेश की भी हमसे नहीं बन रही थी, यानी कि जो ईस्ट साइड में बांग्लादेशी रह रहे थे उनकी हमसे नहीं बनी, और उन पाकिस्तानियों को, यानी कि जो बांग्लादेशी रह रहे थे इस इलाके में, उनको फील होना शुरू हो गया कि उन लोगों को गवर्नमेंट में लेस मौका दिया जाता है, उन लोगों को अच्छा से ट्रीट नहीं किया जाता, जैसे कि मुसलमानों को हिंदू से सही ट्रीट नहीं करा। ऐसा जब फील होना शुरू हो गया इन मुसलमानों को भी जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इसके मसले की वजह से भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सही से नहीं चल पाया, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ज़ाहिर बात है इन लोगों के बारे में ज़्यादा राइट्स नहीं दिए गए, इन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया। इस वजह से ये भी जो है खफा हो गए और हमसे बाद में फिर अलग हो गए। फिर आता है मिलिट्री इंटरफेरेंस। द आर्मी बिकेम मोर पावरफुल वीकनिंग द सिविलियन गवर्नमेंट। अच्छा, बहुत मज़े की स्टोरी आपको बताती हूँ। अब हुआ क्या ना कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1956 में, ठीक है, 1956 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसी दौरान जो आर्मी का चीफ था, जो आर्मी का सबसे बड़ा हेड है, उसने आके मुल्क पे कब्जा कर लिया। तो जब मुल्क पे कोई भी आर्मी का ऑफिसर कब्जा करता है तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ कहा जाता है जब कोई आर्मी का हेड मुल्क में आके कब्जा कर ले। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि
कॉन्स्टिट्यूशन बेचारा बन तो गया था, लेकिन उसी दौरान ही आर्मी वालों की ताकत ज़्यादा होगी और उन्होंने आके मुल्क पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सिविलियन गवर्नमेंट थी वो वीक होगी और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी अल्टीमेटली बाद में नहीं चल पाया। शॉर्ट ड्यूरेशन की आपने बात बतानी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ तकरीबन 2 साल चला, 1956 में बना और 1958 में इसको रोक दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया। किसने रोका था? ज़ाहिर बात है मार्शल लॉ लगने की वजह से रुका। यानी कि 1956 में ये बना, ठीक है, 2 साल चला। 1958 में, एग्जैक्ट 1958 में आर्मी का जो चीफ था ना उसने आके पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, यानी कि पाकिस्तान का हेड बन गया और मार्शल लॉ लगा दिया। ये मार्शल लॉ की अगली वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, आगे आने लगी हैं। मार्शल लॉ लगा दिया। अब जैसे इन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो वो जो बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेचारा सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहा, फिर इसको ख़त्म कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। कंक्लूजन आ जाता है, जो भी ऊपर पड़ा है वो दोबारा से शॉर्ट करके आपने यहाँ पे कंक्लूजन में लिख देना होता है। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।